तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन। आवर टॉपिक और चैप्टर आज का है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या, थोड़ा बहुत हमने फ्रिक्शन इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया था, जिस चैप्टर का नाम था फोर्स एंड प्रेशर। तो उसमें हमने फ्रिक्शन में क्या देखा था कि ये किस टाइप से वर्क करता है, किस डायरेक्शन में वर्क करता है। तो थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे इसको यहाँ पर। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा फ्रिक्शन होता क्या है। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, इज अ काइंड ऑफ फोर्स। ये एक फोर्स का ही टाइप है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है मेरा, इट्स अ टाइप ऑफ फोर्स। और कौन सा फोर्स? कॉन्टैक्ट टाइप फोर्स। कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स होता है। आपने अभी लास्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। सो ये है आपका कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट टाइप का फोर्स आपने इसको डेली लाइफ में कैसे ऑब्जर्व किया है। एक सिंपल सा आप इसको सोचें कि आप डेली लाइफ में कैसे इसको ऑब्जर्व किया है। फ्रिक्शन होता क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घर्षण। हिंदी में बोलते हैं इसको घर्षण। सपोज करिए आप कार में जा रहे हैं, आप जैसे ही आपके सामने कोई स्पीड स्लो करता है तो आप भी स्पीड स्लो कर देते हैं। वो स्पीड स्लो होती कैसे? आप ब्रेक अप्लाई करते हैं। ब्रेक से क्या होता है कि ये सपोज करिए ये आपका घूम रहा है और यहाँ से ब्रेक आ रहा है तो ये इसके ऊपर ऐसे चिपक जाता है। तो चिपकता किस वजह से है? फ्रिक्शन की वजह से। अगर आप किसी भी बॉडी का, अगर मैं इस डस्टर की ही बात करूँ, इसकी जो सरफेस है बहुत ही रफ है कंपेयर टू ये वाला सरफेस, ये बड़ा स्मूथ है। तो इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट एक वर्ड होता है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, जो कि डिसाइड करता है कितना रफ है और कितना स्मूथ है। उसको हम कोफिशिएंट बोल देते हैं, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट मैं ये बता रहा हूं कि कौन सी चीज कितना ज्यादा फ्रिक्शन कम है ज्यादा है वो ये डिसाइड करता है। डिसाइड दी मैग्नीट्यूड, फिर आ गया वर्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। मैग्नीट्यूड आपको याद है क्या बोला था हमने? अमाउंट, कितना। जब हम फोर्स पढ़ा रहे थे तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आया था। अगेन ये टाइप ऑफ फोर्स है तो इसमें भी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन भी होगी इसमें। और किस साइड में वो डायरेक्शन होगी। सपोज करिए अभी मैं ये एक ब्लॉक बनाता हूं और ये एक सरफेस पे रखा है या एक फर्श पे रखा है आपके। अब देखिए फ्रिक्शन जो है दो बॉडी के कांटेक्ट से होता है, ये तो आपको कंफर्म है। कांटेक्ट टाइप फोर्स। दो बॉडी कौन सी है? सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि दो बॉडी कौन सी है। एक ये है और एक ये जो सरफेस है, ये दो। इन दोनों के बीच में यहां पर, इन दोनों के बीच में यहां पर जब आप यहां से फोर्स लगाएंगे तो ये इसको आगे जाने नहीं दे, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। अब अगर मैं इसको हटा के यहां पर ये मैंने F लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा यहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लिख देते हैं इसको। ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में है। लगाया मैंने यहां पर है पर आ रहा वो इसकी वजह से, ये जो हमारा सरफेस जिस पे रखा है उसकी वजह से आ रहा है। तो इसकी डायरेक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट होगी। या अगर मैं उस लैंग्वेज में कहूँ, सपोज करिए मोशन, मूविंग बॉडी है मेरी, मूविंग बॉडी जो कि चलती हुई बॉडी है, चल रही है। वो क्या कर रही है? चल रही है। तो उस चलती हुई बॉडी में किस डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा? जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही होगी उसके ऑपोजिट में। यानी कि अगर मेरी जो एक कार है, अगर मैं कार का एग्जांपल दूं आप लोगों को, अगर मैं कार का एग्जांपल देता हूं, ये कार है आपकी इस डायरेक्शन में भागी जा रही है, सपोज करिए 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपके पापा चला रहे 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब क्या होगा, इसमें
फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ कहाँ पर है भाई, ये कहीं रोड पर ही तो चल रही होगी। सपोज करिए ये मेरी रोड है, यहाँ पर हवा में तो चलेगी नहीं। ये क्या है मेरा, रोड को हम ऐसे दिखा देते हैं। अब इस टायर और इस रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, ये आगे मूव करने की जाएगी, फ्रिक्शन कहेगा थोड़ा पीछे रहे, समझे। तो अब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये रोल भी नहीं कर सकता ऐसे आगे, टायर वहीं स्लिप होता रहेगा। सपोज करिए कि आपकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई, कीचड़ में क्या होगा, आपका टायर जो है ऐसे घूमता रहेगा, उसको इतना इनफ फ्रिक्शन ही नहीं मिलेगा कि वो आगे की तरफ मूव करे। तो ये फ्रिक्शन फोर्स ही है जिसकी वजह से गाड़ी आगे चलती है, समझे। चाहे आपका, अगर मैं एग्जांपल दूं, एरोप्लेन है, एरोप्लेन में भी यही है, पर उस केस में वहां पर टायर वाला कंसेप्ट नहीं है। जब वो हवा में चला गया, जब तक वो हवा में नहीं गया था तब तक टायर वाला आप कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। जब तक वो हवा में नहीं गया था तब तक बोल सकते, पर जब वो हवा में चला गया उसमें फिर दोबारा फ्रिक्शन आ रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं एयर का फ्रिक्शन। अभी हम यहीं पर ही देखते हैं। अब यहाँ पर आपको कौन कौन से फैक्टर लग रहे हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। फ्रिक्शन तो समझ में आ गया ना, हमारी डेली लाइफ में हर जगह फ्रिक्शन है। मैं चल रहा हूँ केवल फ्रिक्शन की वजह से ही चल पा रहा हूँ, ठीक है। और कार का मैंने एग्जांपल दे दिया, आपके जो गाड़ी जो चलती है टायर और उसके बीच में फ्रिक्शन होता है। और भी डेली लाइफ में सारे एग्जांपल लगभग फ्रिक्शन से ही है। और ये मेरा फायदे का है कि नुकसान का है, ये फायदा भी करता है मेरे को और नुकसान भी करता है। ज़्यादा हो गया तो नुकसान करेगा, आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वहाँ से निकलने के लिए। भाई आप अगर एक ऐसा जूता पहन लेते हैं जिसके नीचे फेविकोल लगा दें तो क्या होगा, वो बॉडी से, नीचे की बॉडी से चिपक के चलेगा, तो आपको और भी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी आगे की तरफ जाने के लिए। तो इसको आपके सिलेबस के हिसाब से फैक्टर्स कौन कौन से हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इररेगुलरिटीज, बिटवीन टू बॉडीज, ये इररेगुलरिटी क्या है, उबड़ खाबड़, इसको आप ये बोल लीजिए अनइवन। एक और वर्ड अगर मैं इसका इंग्लिश का बोलूं अनइवन, और हिंदी में बोलूं मैं इसको उबड़ खाबड़ टाइप का, हिंदी देख लेना भाई। अब सपोज करिए ये एक ब्लॉक है और यहाँ पर ये एक टेबल पे रखा है। सपोज करिए ये एक टेबल है, ये बॉडी 2 समझ लीजिए, ये बॉडी 1 समझ लीजिए। अब मैं ये टेबल के ऊपर रखा है, मैं इसको आगे की तरफ धक्का दे रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको फोर्स लगा रहा हूँ। ये फिक्स है मेरा नीचे से, ये कहीं मूव नहीं करेगी टेबल, ऐसा नहीं है कि ये भी खिसकेगी, नहीं, ये फिक्स है, ये फिक्स है। इसको मैं मूव कर रहा हूँ तो इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। अब ये कहता है कि इररेगुलरिटी की वजह से है। अगर बेटा अब इसको जूम करेंगे, जैसे मोबाइल में जूम करते हैं ना, ऐसे बहुत ही एडवांस कैमरे आते हैं जिनसे आप जूम करके देख सकते हैं कि इनके बीच में ऐसा हो क्या रहा है। तो जब आप इसको इतने से पोर्शन को जूम करेंगे तो क्या होगा, इसको मैं जूम करके आपको बना के दिखाता हूँ। जूम करेंगे तो ये वाली जो लाइन है आपको ऐसे टाइप के दिखेगी, ये ऊपर की लाइन है और ये इसकी नीचे की लाइन है। तो ये इस टाइप की इररेगुलरिटीज या होती हैं इसके अंदर। और मैं इसको अब अगर पूरी बॉडी बना दूं तो ये बन गई मेरी पूरी बॉडी और ये वाली बन गई मेरी, ये पूरी बन गई। ये जूम करके है आपका, बहुत ज़्यादा आपने जूम किया है तो इस टाइप से आपके दिखता है। अब आप ये देखिए ये कांटे से जो बन गए हैं, अब मैं इसको आगे खिसकाना चाहूँ तो ये लॉकिंग होगी ना इनके बीच में, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर स्मूथ थी तो प्रॉब्लम कोई आनी नहीं थी,
पर ये आपकी कोई भी बॉडी इतनी फ्लैटनेस नहीं होती उसके अंदर इरेगुलरिटीज होती हैं। तो जब आप इसको मूव करना चाहते हो तो ये इसके अंदर फंसी रहती है। ये देखिए, ये इसके अंदर फंसी है, ये यहाँ से फंसा है, यहाँ से फंसा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो जितनी ज़्यादा इरेगुलरिटीज होंगी उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वहाँ पर, उतनी ही ताकत आपको यहाँ से लगानी पड़ेगी इसको आगे खिसकाने के लिए। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया आपका इरेगुलरिटीज। नेक्स्ट क्या है आपका भाई, आपकी अगर सरफेस इसी में ही आता है, ये भी वैसे स्मूथ एंड रफ सरफेस, इन पे भी डिपेंड करता है ना। स्मूथ एंड रफ सरफेस, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि आप एक ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट, इसको यहां से एक स्प्रिंग टाइप का वो आता है एक आपका, उससे अगर आप इसको खींचेंगे तो इसमें रीडिंग आती है। रीडिंग मतलब कितना फोर्स आपने लगाया इसको खींचने के लिए। भाई स्प्रिंग मीटर होता है आपका, लोड मीटर होता है, इसके अंदर लोड आता है, कितना केजी आपने लोड लगाया इसको खींचने के लिए। तो इस ब्रिक को एक बार फर्श पे रख के खींचिए, फिर बाद में इस ब्रिक के ऊपर आप क्या लगा दीजिए, पॉलीथीन पन्नी जो होती है ना, उसमें बांध के इसको खींचिए, देखिए किसमें आसानी से आप खींचती है। और एक बार आप इसके ऊपर सपोज करिए एक हमारा गनी बैग जिसको बोलते हैं, जो कट्टा टाइप का जो होता है, जो बहुत ही रफ सरफेस होती है, कारपेट समझ लीजिए, कारपेट के ऊपर लगा के इसको खींचिए और तब देखिए इसमें 1 2 3 कितने टाइप की रीडिंग, कितनी रीडिंग आ रही है और किस में कम आ रहा है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा स्मूथ और रफ सरफेस से आपका फ्रिक्शन कम होता है या ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितनी स्मूथ होगी उतना कम होगा। फिर आपकी तीसरी चीज़ क्या आ गई, इंटरलॉकिंग, जो हमने बता दिया है आपको। इंटरलॉकिंग भाई लॉक हो रहे हैं ना आपके, ये एक बॉडी है और एक ये दूसरी बॉडी है, इसको बोला मैंने इरेगुलरिटी, इनकी वजह से इंटरलॉक हो गया मेरा। इंटरलॉकिंग हो गया, स्मूथ एंड रफ सरफेस हो गया, इरेगुलरिटीज बिटवीन टू बॉडीज हो गई, और क्या बचा, फ्रिक्शन। आपका फ्रिक्शन को अगर मैं कहूँ, फ्रिक्शन इंक्रीजिंग बिटवीन टू हार्ड प्रेस्ड बॉडीज। अगर आप दो बॉडी हैं, सपोज करिए ये एक मैं यहाँ पर रख देता हूँ, एक बुक रख देता हूँ, सपोज करिए ये एक बुक रखी है इस टाइप की, ये एक बुक रखी है और ये रखी है किस पे, एक टेबल पे रखी है, जाहिर सी बात है, ये एक टेबल है, ये एक बुक रखी है। अब आप इस पे धक्का दे रहे हैं इसको आगे खिसकाने के लिए, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन तो हो गई। पर अगर मैं इसके ऊपर एक और बुक रख दूं या हाथ रख दूं और फिर इधर से धक्का दूं, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है इस केस में, बढ़ जाता है। यानी कि वो कहता है कि जब आप किसी चीज़ को प्रेस कर देते हैं, अगर ये मेरे पास ऐसे रखा है, यहाँ पर मैंने इसको प्रेस कर दिया और किसी से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से धक्का लगाए, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस केस में बढ़ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स हैं जो कि फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं। देखिए ये तो एकदम जनरल सी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये आपको खुद भी समझ में आ रही होगी। बस इसमें जो पॉइंट है जो थोड़ा बहुत नहीं पता होता, आगे भी चले जाते हैं, वो है आपका ये इंटरलॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट और ये इरेगुलरिटीज़। रफ स्मूथ ये सब आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो कि मैंने फर्श पे तेल डाल दिया तो मैं फिसल गया, उस पर फिसला क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। तो ये पॉइंट मेरे को आपको याद रखना, ये वाला वो जरूरी है और ये वाला पॉइंट जरूरी है। ये आपको डेली लाइफ में आपको फील होता रहेगा, पर ये आपको फील नहीं होगा बिकॉज बहुत माइक्रो लेवल पे है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आगे भी काम आएगा और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, मतलब रटने वाला नहीं है, इतना बता दूँ। इनको आप रट सकते हो, वो रटने वाला नहीं है। क्या है वो, टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन।
कितने टाइप के फ्रिक्शन होते हैं? पहला है आपका स्टैटिक। देखिए सबसे पहले स्टैटिक का मतलब समझे। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक का मतलब होता है कि एक जगह इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में, मोशन नहीं हुआ है उसके अंदर। यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा था इस बुक की, कि मैंने जो ये बुक है ये यहाँ पर रखी है, इस बुक में क्या है आपका कि ये टेबल पे रखी है। बुक समझना इसको, और कुछ मत समझना। ये टेबल पे रखी है ये बुक, यानी कि रेस्ट में है, मूव तो नहीं कर रही। अब जब ये यहाँ पर इस टेबल पे रखी है, इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि इनके बीच में फ्रिक्शन है, क्योंकि हमें ताकत लगानी पड़ती है आगे मूव करने के लिए। ये वाला जो फ्रिक्शन है, दिस फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि जब हमारी बॉडी रेस्ट में होगी, यानी कि एक जगह होगी, रेस्ट में होगी, तब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा फ्रिक्शन बात करते हैं, तभी समझ में आएगा स्टैटिक का रोल क्या है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? ये रेस्ट में थी, ये मोशन में होगा। मोशन में कब होगा? आपने इसको जो पहला धक्का लगाया, ये अभी मैं देखना पहला धक्का लगा रहा हूं मैं इसको ऐसे, ठीक है, पहला धक्का लग गया, पर कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, वो कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो जब पहला आपने पुश किया इस पे, फोर्स क्या है? पुश पुल, फिर आ गया। पहला जो पुश किया तो इसको इस पोजीशन से हटाने के लिए यहां से जैसे ही मूव हुई यहां पर, और आप इसको यहां तक लेकर आए, सपोज करिए इस एंड तक, तो यहां पर जो फ्रिक्शन था वो था आपका स्टैटिक, और यहां से लेकर यहां तक जब आप बीच में रोका नहीं है आपने, ध्यान रखना, अगर ये कुछ स्पीड से निकला तो यहां तक इसकी स्पीड सेम ही रहेगी। यहां से यहां तक जो फ्रिक्शन लगा आपका वो था स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये थोड़ा समझने में थोड़ा सा टिपिकल है। ऐसे समझिए, एक कार आपके गैराज में खड़ी थी, या गली में खड़ी थी, या रोड पे खड़ी थी, स्टैटिक थी, रेस्ट में थी। आपने आया, सेल्फ मारा, गियर डाला, जैसी गाड़ी वहां से मूव हुई तो उसका स्टैटिक फ्रिक्शन था उसमें, टायर और रोड के बीच में। स्टैटिक गया, अब आप वहां से लेके उसको कहीं 1 किलोमीटर तक चले गए, तो 1 किलोमीटर तक का जो सफर था वो था आपका स्लाइडिंग फ्रिक्शन वाला। ये हमेशा मूविंग बॉडी में आएगा। मूविंग बॉडी में टू मेंटेन सेम स्पीड, सेम स्पीड जो उसकी इनिशियल थी। समझ में आ गई बात? जब मेरी कोई भी चीज एक जगह ऐसे ही रखी है और मैंने उसको हिलाया, स्टैटिक, हिलाया और लगातार मैं उसको आगे खिसकाता हुआ चला जा रहा हूं, चला जा रहा हूं सेम स्पीड में, तो होगा मेरा स्लाइडिंग। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि इसमें से ज्यादा कौन सा होगा? भाई दो फ्रिक्शन आपके पास आ गए, टाइम कितना हो गया? ठीक है, दो फ्रिक्शन आपके पास आ गए, इसमें से ज्यादा कौन सा होगा? आप इसको घर पे ट्राई करना, बिलीव मी, आप इसको घर पे ट्राई करना और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या करना, आपके घर में सोफा है, उसकी एक चेयर है, थोड़ी भारी सी चीज को पुश करना। जब आप उसको पुश करते हैं, धक्का देते हैं, तो बड़ी मुश्किल से वो आगे की तरफ होता है, पर जब वो एक बार आगे की तरफ हो जाता है तो आप धक्का लगा के आगे की तरफ उस पर निकल जाते हैं तेजी से। पर पहला जो धक्का है वो उसमें आपको बड़ी ताकत लगानी पड़ती है। लगती है कि नहीं लगती है? यानी कि ये हमेशा ग्रेटर होता है। स्टैटिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग। पहला जो पुश है ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, खाली नॉर्मल फोर्स मत समझना इसको। फोर्स FOF लिखते हैं हम इसको, FOF, इसको भी FOF। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक विल ऑलवेज ग्रेटर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी।
अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन का आप अगर कहीं एग्जांपल लें तो क्या है, जैसे एक तो मैंने बता दिया आपको कार है, एक आपका जो पंखा है, पंखे के अंदर क्या है, बेरिंग्स लगे हैं, वो ग्रीस में उनको पूरा सना के तब उसको लगाया जाता है। कंटिन्यूसली ये मोशन कर रहा है भाई, आपने जैसे ही स्विच ऑन किया, पहले स्टैटिक फ्रिक्शन उसका हटाया और फिर आपने कहा कि मैं तो इसको 4 नंबर पे चलाऊंगा सबसे हाई स्पीड पे, पर वो हर बार क्या है कि सेम स्पीड पे चल रहा है, स्पीड तो उसकी चेंज नहीं हो रही जब तक आप नहीं चेंज कर रहे। तो जिस नंबर पे वो चल रहा है, किस फ्रिक्शन को वो काउंटर कर रहा है, इस स्लाइडिंग फ्रिक्शन है उसके अंदर। तो अब बात आपको समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। अब आती है बात इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द फ्रिक्शन, कैसे हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। भाई हमें तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम लेना है ना, कहीं पर हमें ज़्यादा चाहिए, कहीं पर हमें कम चाहिए, तो कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे इसको, आपको खुद को पता है, घर में हम ये काम करते भी हैं। हाउ टू इंक्रीज एंड डिक्रीज फ्रिक्शन, कैसे इसको हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे आपके घर में है सरसों का तेल है, और क्या है, जितना आपका घी है, देसी घी भी एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है। और क्या है, वो कहते हैं ना चिकनाई मत खाना, डॉक्टर बोलता है चिकनाई मत खाना, तो वो क्या है, वो सब एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है। अगर मैं फर्श पर सरसों का तेल सपोज करिए गलती से डल गया, ये ट्राई मत करना, पता लगा आपकी हड्डी टूट गई, गलती से अगर डल गया और आपने उस पर पाँव रख दिया तो आपका पाँव स्लिप हो जाएगा। या आपका सर्फ का पानी, जो घर में डिटर्जेंट पाउडर मम्मी इस्तेमाल करती है कपड़े धोने के लिए, वो बहुत चिकना होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें लुब्रिकेशन होती है, तो वो क्या है, जब वो फर्श पे गिर जाएगा, आप जैसे पाँव रखे फिसल जाएंगे, तो यानी कि आपका फ्रिक्शन कम हो रहा है। तो ये सब लुब्रिकेटिंग ऑयल वगैरह जो है वो फ्रिक्शन कम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, अभी जैसे हमने ये एग्जांपल दिया था आपको कि ये इरेगुलरिटीज़ होती हैं, ये माइक्रो लेवल पे है, ऐसा दिखेगा नहीं आपको कभी भी अपनी खुली आंखों से। ये बन गया दूसरी बॉडी, ये दांते से आते हैं इनके, जब अब इसको आगे खिसकाए तो इनके बीच में प्रॉब्लम है। अब जब हम लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर एक तरीके से इनके बीच में आ गया वो, और ये चिकना है, ये कैसा है, ये तो चिकना है, तो चिकना होगा तो ये क्या होगी, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर से आसानी से फिसल जाएंगी। तो ये है मेरा इसके बीच में लुब्रिकेटिंग ऑयल। क्या है ये, लुब्रिकेटिंग ऑयल, कोई भी चीज़ हो सकती है, ज़रूरी नहीं है ऑयल है, आपका ग्रीस आता है वो भी यूज़ किया जाता है, जैसे मैंने बॉल बियरिंग में आपको बताया। आपके क्या यूज़ होते हैं, रोलर्स यूज़ होते हैं, रोलर भी आपका रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, आपका जो बैग आता है, आजकल बैग जो है उनके अंदर पहिए लगे हुए हैं, आप कितनी आसानी से पहियों पे क्या है, आसानी से ऐसे घूमता हुआ चला गया ना, तो उससे भी आप फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? बेटा फ्रिक्शन एक चीज पे और डिपेंड करता है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं लिखा कि कांटेक्ट कितना है बॉडी का। अब अगर मैं एक व्हील की बात करूं, सपोज करिए ये एक व्हील है, ये एक व्हील है, ऐसे मान लीजिए एक व्हील है, और ये मेरा रोड है, तो व्हील का कितना सा पोर्शन इसमें टच में है, ध्यान से देखिए कितना सा पोर्शन। आप जाना अपनी साइकिल उठाना, तो साइकिल को देख के आना, साइकिल का इतना बड़ा जो पहिया है, इतना बड़ा पहिया है, और ये मेरी रोड है, तो कितना सा एरिया उसका टच में है, इतना सा, यानी कि इतने ही एरिया पे फ्रिक्शन लग रहा है। और अगर यही चीज मैं इसकी बात करूं, इतनी बड़ी एक किताब है मेरी, वो टेबल पे रखी है, कितना एरिया उसका टच में, इतना सारा एरिया उसका टच में है। तो यानी कि हमारी प्रैक्टिस रहती है कि कम से कम एरिया टच में रहो दूसरी बॉडी के, एक बॉडी का दूसरी बॉडी से
कम से कम टच में हो। और कम एरिया का जैसे हमने कल आपको और भी एग्जांपल दिए थे, अगर सपोज करिए ये है, इसका तो एक पॉइंट ही इसमें टच में है, फ्रिक्शन है यहाँ भी पर बहुत कम है, बहुत कम है यहाँ पर। तो जो एरिया है, अगर मैं रोलर की बात करूं, या इसको एक मैं तीसरा पॉइंट लिख दूं, एरिया, एरिया भी कैसा, कॉन्टैक्ट एरिया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। कॉन्टैक्ट एरिया दो बॉडी का, कॉन्टैक्ट मतलब तो दो बॉडी में ही होगा, एक सिंगल बॉडी से कोई मतलब नहीं। तो कॉन्टैक्ट एरिया ऑल्सो डिसाइड द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ। सो नेक्स्ट क्या आता है आपका, लिक्विड का फ्रिक्शन। लिक्विड के फ्रिक्शन में क्या होता है, लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड में फ्लूइड्स के अंदर, फ्लूइड्स के अंदर फ्रिक्शन देखा है आपने। अगर मैं इसका एग्जांपल दूँ, ये एक पानी है, सपोज करिए पानी एक कंटेनर में है, ऐसे कर दीजिए ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये पानी भरा है, इसके अंदर पानी है, पूरे में पानी है। तो इसमें क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो ये लेयर है, मैंने ऐसे ही बना दिया, ऐसा नहीं कि आप काउंट कर सकते हो उन लेयर को, नहीं, हम इसको माइक्रो लेवल पे, थोड़ा सा थियोरिटिकल लेवल पे जब जाते हैं तो हम इसको लेयर बोल देते हैं। ऐसे एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, ऐसे नंबर ऑफ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेयर्स हैं, आप कभी काउंट नहीं कर सकते। बट मैं किसी दो लेयर पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। इस लेयर का इस वॉल से, प्लास्टिक की वॉल है या लोहे की वॉल है, किसी भी, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, मतलब ये इसको फ्लो नहीं करने देगा आगे। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और ऐसे फ्लो कराऊँ तो ये एक इसके अंदर एक रिएक्शन देगा, एक फ्रिक्शन होगा इसके अंदर, इतने आसानी से फ्लो नहीं होगा। ऐसे ये सब एक दूसरे को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहता है लिक्विड्स के अंदर। अब आप इसको कंटेनर को हटा दीजिए, मैं कह रहा हूँ कि पानी को बाल्टी से ऐसे फेंक दीजिए फर्श पे, तो वो एक लेयर बना के जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका फर्श गीला क्यों होता है, गीला हो क्यों रहा है फर्श, मैं पानी फेंक रहा हूँ तो वो तो निकल जाना चाहिए आगे। वाइपर से क्या होता है, मैं एकदम साफ करके निकाल देता हूँ ना। तो जब मैं पानी फेंक रहा हूँ, मेरा फर्श गीला हो रहा है, यानी कि वहाँ पर लेयर बन रही है, एक लेयर उसी पे चिपक के रह गई। क्यों चिपकी, क्योंकि फ्रिक्शन था उन दोनों के बीच में, और उसने ऐसे ऊपर की तरफ ट्रांसफर कर दिया शुरू। अब आप, ये तो था मेरा वाटर। अब मैं बात करूं हनी की, हनी मतलब शहद। शहद में क्या होगा, आपने देखा कि शहद को आप अगर एक बाल्टी में ले, उसको फेंके, वो निकलेगा भी नहीं आपकी बाल्टी से। क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। हालांकि आगे हम उस टर्म को बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे मैंने इसमें बोला था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताता है कि कितना फ्रिक्शन होगा, ऐसे इसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ज़्यादा इसको दिल पे मत लेना, ये इसका मैग्नीट्यूड बताता है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब कितने अमाउंट का, कितना ताकतवर है। उसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था, सरफेस से पता लगता था। इसमें किस टाइप का लिक्विड है, देखो फर्श तो हर बार सेम है, एक बार शहद फेंका, एक बार पानी फेंका, फर्श तो हर बार सेम है, पर इस बार लिक्विड कौन सा है और उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है। आप नेट पे टाइप करना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ हनी, यह आपका असाइनमेंट है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर, उनमें देखना डिफरेंस कितना है, इसका बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको, इसीलिए इनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा है। तो ये हुआ आपका लिक्विड का। अब आते हैं गैस पे या एयर। एयर का यहीं पर ही लिख देते हैं, स्पेस बचा है। एयर फ्रिक्शन, इसमें एयर के केस में इसको हम बोल देते हैं जनरली ड्रैग। आप है ना गाड़ी लेने जाते हो या कार खरीदने जाते हो, अपने पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना, गाड़ी का जब आप नेट पे स्पेसिफिकेशन डालने जाओगे, कोई भी गाड़ी डालोगे, अमेज है, कुछ भी है, i20, i10, उस पर देखना उसका ड्रैग कितना है, क्योंकि ये ड्रैग डिसाइड करता है उसका एरोडायनेमिक शेप। ये जितनी एरोडायनेमिक होगी बॉडी, उतना कम तेल वो खाएगी। पीछे से तो देखा होगा आपने, इतनी मोटी कर देते हैं, आगे से फिर भी एक शेप ऐसा रखते हैं, ये वाला। जितना अच्छा एरोडायनेमिक ये शेप होगा, उतना ही कम तेल खाती है गाड़ी, ये बात ध्यान रखना। जितनी बड़ी गाड़ियां होंगी ना, उसमें कुछ इस टाइप के आपको शेप मिलेंगे। इस पे खर्चा होता है, पैसा लगता है ज़्यादा, कंपनी का पैसा लगता है बनाने में।
तो इसमें क्या होगा, जब ये गाड़ी ऐसे आगे की तरफ भाग रही है तो यहाँ पर क्या है, एयर है। या पूरे वातावरण में क्या है मेरे, एयर है। सब जगह क्या है, एयर है, एयर है, सब जगह एयर है। गाड़ी भाग रही है, गाड़ी का शीशा हल्का सा खोलना और अपना हाथ बाहर निकाल के देखना, एयर आपको ऐसे पीछे की तरफ धक्का देगा आपके हाथ को। अगर आप हाथ बाहर निकालेंगे ऐसे धक्का देगा, तो क्या हो रहा है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ड्यू टू एयर, जिसको कि हम ड्रैग बोल देते हैं। इस लैंग्वेज में, टेक्निकल लैंग्वेज में, एयर के केस में इसको हम ड्रैग बोल देते हैं। समझ में आई? तो ये आपका शेप डिसाइड करता है। ऐसे ही आपका एरोप्लेन है, एरोप्लेन का शेप ऐसा क्यों होता है, ये वाला शेप ऐसे क्यों है? ऐसे भी तो बना सकता था मैं इसको, पैसा भी कम लगता मेरा, तो क्या एक अच्छा डिज़ाइन होता? नहीं, हवा यहाँ से यहीं पर ही रुक जाती। हवा कैसे कैसे जा रही है, हवा ऐसे जा रही है, वाह, स्ट्रीमलाइन बोलते हैं इसको, फ्लो को। ऐसे ही अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे रखूँगा, यहाँ पर तो और भी ज़्यादा अच्छे उसकी ज़रूरत होती है। इसका शेप और भी कैसा होता है आपका, स्ट्रीमलाइन, यहाँ से एयर ऐसे जा रही है, बड़ी स्मूथ। इसको कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। टिकट जो है इसका बहुत ज़्यादा है एरोप्लेन का कंपेयर टू आपकी ट्रेन या वो। क्यों है? क्योंकि इसमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो बहुत महंगा है और बहुत ज़्यादा लगता है, इसका माइलेज बहुत कम होता है, इसीलिए इसके शेप पे बड़ा काम किया जाता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि भाई ज़्यादा सामान लेके नहीं जाना, उसमें ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते, फ्यूल का कॉस्ट बहुत ज़्यादा और उसको बचाने के लिए बहुत एफर्ट किया जाता है। इसीलिए जो एरोप्लेन है वो टाइटेनियम का बनता है, उसमें हल्की मेटल यूज़ होती है। ये सब कारण है, और यही सब कारण है कि फ्रिक्शन कम हो, इस पर बहुत जोर दिया जाता है इन केसेस में। ठीक है, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो वो फ्यूल ज़्यादा खाएगी। तो ये आपका एयर के केस में है। एयर ड्रैग हो गया आपका, लिक्विड का ड्रैग हो गया, सॉलिड का लिक्विड का फ्रिक्शन हो गया, उसमें आपका विस्कोसिटी आ गया, और आपका ये भी आ गया। तो ये चैप्टर आपका हो गया यहाँ पर फिनिश। अब इसकी एक्टिविटीज़ आप करिए। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, देन यू कैन कमेंट करेंगे तो मैं आपको वो रिजॉल्व करके दूंगा। ठीक है, और हम लाइव भी आके डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप मुझसे डिस्कस करिए कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है।